गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में देखा था कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता को हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। उसका एक उपयोग भी आपने देखा था। क्या उपयोग था कि बंध की प्रकृति हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड्स हमें कैसे पता चल जाएगा कि विद्युत ऋणात्मकता का यूज़ करके। जो भी कंबाइनिंग एटम्स हैं, जो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, उनकी विद्युत ऋणात्मकता अगर हमें पता होगी तो उसका इस्तेमाल करके हम बंध की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। जितना अधिक विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होगा, बंध में आयनिक लक्षण उतने अधिक होंगे और सहसंयोजी लक्षण उतने कम होंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि जो विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है वो हमें उसका इस्तेमाल करके हम आयनिक लक्षण और सहसंयोजी लक्षण ज्ञात कर सकते हैं। अगला अगर हम एप्लीकेशन देखें, विद्युत ऋणात्मकता का जो अगला एप्लीकेशन है उसमें हम करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में ऑक्साइड की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। किस तरह की ऑक्साइड की प्रकृति होती है। जलीय विलयन में ऑक्साइड अम्लीय या क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो हम ऑक्साइड्स लेंगे, जैसे कि कोई भी ऑक्साइड है, जैसे सोडियम का ऑक्साइड हम लेते हैं तो वो होता है Na2O। मैग्नीशियम का ऑक्साइड लेते हैं तो वो होता है MgO। कार्बन का ऑक्साइड लेते हैं तो वो होता है CO और दूसरा होता है CO2। तो बहुत सारे ऑक्साइड, ज़्यादातर सभी जो आपके तत्व हैं वो अलग अलग ऑक्साइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से ऑक्साइड्स वो होते हैं वो आगे हम देखेंगे। लेकिन कुछ जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी प्रवृत्ति जो होती है वो क्षारीय होती है, कुछ की अम्लीय होती है, और कुछ जो होते हैं क्षारीय और अम्लीय दोनों की तरह बिहेव करते हैं। उसको हम बोलते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी मतलब एम्फोटेरिक, जो एसिड और बेस, अम्ल और क्षार दोनों की तरह गुण दर्शाते हैं। अब अगर हम देखें, जो हम ऑक्साइड लेते हैं Na2O, सोडियम का ऑक्साइड अगर हम लेते हैं तो ये जल में घुल के NaOH बना देता है। और NaOH क्या है, एक बेस है, वो क्षार है। तो मीन्स Na2O क्या हो गया, Na2O हो गया क्षारीय। CO2 को जल में घोलते हैं तो H2CO3 बनता है, वो एक अम्ल है। मतलब CO2 क्या हो गया, अम्लीय ऑक्साइड हो गया। Al2O3 अगर हम लेते हैं, Al2O3 जो है एम्फोटेरिक है। मतलब अभी बताया था मैंने, उभयधर्मी हैं। उभयधर्मी मतलब जो एसिड और बेस दोनों की तरह दोनों के गुण दर्शाएगा। मतलब उसमें अगर हम, जैसे यहाँ पे हमें रिएक्शन भी दिया है HCl से, HCl क्या है, अम्ल है, अम्ल से रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो ये क्षार की तरह बिहेव करता है, वो के गुण दर्शाता है। क्षार के साथ इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो ये अम्ल के गुण दर्शाता है। मतलब ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता है। तो ये हो गया है। तो जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो क्या है, उभयधर्मी है। तो अगर हम देखें, ऑक्साइड चार तरह के हो सकते हैं। जैसे जो नॉन मेटल्स के अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। और मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। और कुछ तत्वों के ऑक्साइड जो होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं, मतलब एम्फोटेरिक होते हैं। और कुछ क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। उनका वो अम्ल की तरह बिहेव करेंगे ना क्षार की तरह बिहेव करेंगे। दोनों में से किसी भी तरह के वो गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो अगर हम देखें कि आवर्त सारणी में इनकी प्रवृत्ति किस तरह से चेंज होती है, अम्लीय क्षारीय प्रकृति की आवर्तता अगर हम देखते हैं आवर्त सारणी में, तो एक ऑक्साइड की जलीय विलयन में क्षारीय प्रवृत्ति निम्न प्रकार द्वारा समझी जा सकती है। अगर वो क्षार है, बेस है, तो क्या होगा, बेस होगा तो वो जल से H+ ले लेगा और वो OH- देगा। मतलब जो भी
पदार्थ OH माइनस जो प्रोड्यूस कर रहा है, OH बना रहा है, माइनस बना रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन जल में, उसको हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। और जो क्षारीय प्रवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज़्यादा होगी क्षारीय प्रवृत्ति उतनी कम होगी, जबकि जो अम्लीय प्रवृत्ति होती है वो विद्युत ऋणात्मकता के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम देखें लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे, बाएं से दाएं मूव करने पे विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी तो मैंने अभी बताया जितना ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी। तो बाएं से दाएं जाने पे अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम जाने पे विद्युत ऋणात्मकता घटती है, इसलिए अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी? घटेगी। जब अम्लीय प्रवृत्ति घटेगी तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं, क्योंकि ऊपर भी हमने देखा कि जो क्षारीय प्रवृत्ति है वो विद्युत ऋणात्मकता के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पे क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है, अम्लीय प्रवृत्ति घटती है। तो इसमें आप कुछ पॉइंट लिख लीजिए। क्या क्या पॉइंट्स होंगे? धातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। धातुओं के ऑक्साइड्स जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं, इसलिए धातुओं के ऑक्साइड्स क्षारीय होते हैं। इसलिए धातुओं के ऑक्साइड्स क्षारीय होते हैं। क्या बनाएंगे? क्षार बनाएंगे, इसलिए धातुओं के ऑक्साइड क्या होंगे? क्षारीय होंगे। दूसरा पॉइंट लिखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुण, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक गुण बढ़ता है, इसलिए ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति भी बढ़ती है। इसलिए ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति भी बढ़ती है। भाई जितना ज़्यादा क्षारीय प्रवृत्ति होगी, मतलब धात्विक गुण जितने जैसे जैसे बढ़ेंगे क्षारीय प्रवृत्ति भी बढ़ती चली जाती है। आगे पॉइंट लिखेंगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती है। ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती है। अब अगर हम बात करें अम्लीय प्रवृत्ति की, तो अधातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके, अगला पॉइंट हमें लिखना है, अधातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके, अधातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्लीय विलयन बनाते हैं। अम्लीय विलयन बनाते हैं, अम्लीय विलयन देते हैं। इसलिए अधातुओं के ऑक्साइड्स अम्लीय होते हैं। इसलिए अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। इसीलिए आगे अगला पॉइंट लिखेंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अधात्विक लक्षण घटता है। अधात्विक लक्षण घटता है, इसलिए ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति भी घटती है। इसलिए ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति भी घटती है। क्या हो रहा है भाई? क्षारीय गुण बढ़ रहा है, अम्लीय गुण घट रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में जो धात्विक गुण है वो बढ़ता है। धात्विक गुण बढ़ेगा तो क्षारीय गुण भी बढ़ेगा, और अधात्विक गुण घटेगा तो, जब अधात्विक गुण घटेगा तो क्या होगा? अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पे अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी? वो आपकी घटती चली जाए। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति कैसे घटती है। उसके बाद अगर हम देखें कुछ
जो ऑक्साइड्स होते हैं वो उदासीन होते हैं। कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं वो जो उदासीन होते हैं? तो वो हो गए जैसे कि CO, N2O, NO और H2O। H2O, N2O, NO, CO, ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या हैं? उदासीन हैं, मतलब ना वो अम्ल है ना वो क्षार हैं। और कुछ तत्वों के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। जैसे क्या? मतलब उपधातुओं के जो ऑक्साइड्स होते हैं, एल्युमिनियम के, टीन के, जिंक के और लेड के, इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो भी क्या हैं? वो भी आपके अभयधर्मी होते हैं, मीन्स एम्फोटेरिक होते हैं। जैसे क्या? SnO2, Al2O3, ZnO आदि जो है वो क्या हैं? दोनों की तरह गुण दर्शाते हैं। वो अम्लों की तरह भी गुण दर्शाते हैं और क्षारों की तरह भी गुण दर्शाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? एम्फोटेरिक हो जाएंगे, अभयधर्मी हो जाएंगे। अगर हमें कंपेयर करना है कि कौन सा जो धातु का ऑक्साइड किसकी अम्लता अधिक है, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्या होगा? अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। जैसे N2O5, N2O3 और N2O5 में N2O5 में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो N2O5 की अम्लता ज़्यादा होती है, N2O3 की अम्लता कम होती है। इसी तरह से Cl2O और Cl2O3 में यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इसकी अम्लीय प्रवृत्ति ज़्यादा होगी और Cl2O5 की अम्लीय प्रवृत्ति और भी ज़्यादा होती है। अब हमें दिया है निम्न में लिए क्षारीय प्रवृत्ति का सही क्रम बताएं। क्षारीय बताना है। क्षारीय मतलब बेसिक। तो अगर जैसे मैंने बताया था कि जब हम आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? तो उसका धात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक गुण बढ़ेगा तो क्षारीय प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, धात्विक गुण बढ़ रहा है तो क्षारीय प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए? बढ़ती होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे घटता हुआ दिया है तो ये गलत हो गया। इसी तरह से दूसरे में भी BeMg, Ca, Sr, Ba, दिमक कासर 12, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ? घटता हुआ दिया हुआ है। तीसरा अगर हम देखें Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, लेफ़्ट से राइट जाने पे जो धात्विक गुण हैं वो घटते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, क्षारीय प्रवृत्ति घटती है। तो लेफ़्ट बाएं से दाएं जाएंगे तो क्षारीय प्रवृत्ति क्या होगी? घटेगी। तो मतलब Na2O ज़्यादा क्षारीय होगा, फिर MgO, फिर Al2O3, फिर SiO2। तो ये ऑर्डर जो है वो सही है। उसके बाद अगर हम देखें SCO, TiO, VO, CrO, MnO, ये भी क्या है? ये आपके D श्रेणी के तत्व हैं। पहली जो D श्रेणी है इसमें भी हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो धात्विक गुण जो होंगे घटेंगे तो क्षारीय प्रवृत्ति घटेगी। इसी तरह से इसमें भी ये सही होगा। लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो धात्विक गुण घटेंगे तो क्षारीय प्रवृत्ति भी घटेगी। S ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, मतलब मजबूत क्षार होते हैं। तो कह सकते हैं कि S ब्लॉक तत्वों के हाइड्रोक्साइड यौगिक स्ट्रॉन्ग बेस की भांति व्यवहार करते हैं। तो क्या करेंगे? वो स्ट्रॉन्ग क्षार की भांति व्यवहार करेंगे, जबकि P और D ब्लॉक के जो तत्व होते हैं हाइड्रोक्साइड होते हैं वे यौगिक वीक बेस की तरह व्यवहार करते हैं।
आगे हमें देखना है अम्लीय प्रवृत्ति। अम्लीय प्रवृत्ति उल्टा होगा, जब लेफ़्ट से राइट जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो यहाँ बाएं से दाएं जा रहे हैं, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ रही है। यहाँ भी बाएं से दाएं जा रहे हैं तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगा। CO और CO2 में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा अम्लीय प्रवृत्ति उतना ज़्यादा होगा, CO2 की अम्लीय प्रवृत्ति ज़्यादा रहेगी। N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 में फिर से वही, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन अम्लीय प्रवृत्ति उतना ज़्यादा होगा। CRO, CrO2, Cr2O3, इसमें अगर हम देखें जब CrO हम लेते हैं उसका डबल करते हैं तो क्या हो जाएगा, Cr2O4 हो जाएगा। 2 क्रोमियम के लिए 4 ऑक्सीजन हो जाते हैं। तो CrO2 विच इज़ इक्वलेंट टू Cr2O4, इसकी ज़्यादा होगी तो इसलिए गलत हो गया। आगे अगर हम देखें नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड कंपाउंड, सेम ही बात है। नॉन मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो एसिडिक होंगे, मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होंगे, धातु के हाइड्रोक्साइड जो होंगे वो अम्लीय होंगे, धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो क्षारीय होंगे, और एम्फोटेरिक होंगे कुछ मेटल्स के और अधातु के, उपधातु के। आगे अगर हम देखें जो अंतिम हमारा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो होता है वैलेंसी, संयोजकता। वैलेंसी मतलब संयोजकता। तो संयोजकता क्या है? संयोजकता भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, अगले चैप्टर में हम देखेंगे। संयोजकता एक परमाणु की अन्य परमाणु के साथ संयुक्त होने की क्षमता होती है। मतलब उसकी जो दूसरे कंपाउंड के साथ बंध बनाने की, संयुक्त होने की क्षमता जो है उसको हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। प्रसामान्य तत्वों के लिए ये संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या n पर निर्भर करती है। जो सामान्य तत्व होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, उनके लिए n पर निर्भर करती है। जब बाह्यतम कोश में n इलेक्ट्रॉन होंगे, n की वैल्यू 4 से कम या 4 के बराबर होगी तो वैलेंसी 4 होगी। जब n की वैल्यू 4 से ज़्यादा होगी तो वैलेंसी जो हो जाएगी 8 - n हो जाएगी। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं LiH में, लिथियम, इसमें बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी हो गई। बेरिलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 2। बोरॉन के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 3। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 4। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, n 4 से ज़्यादा हो गया, वैलेंसी क्या हो गया, 8 - n मतलब 3 हो गया। ऑक्सीजन का 8 - 6 हो जाएगा, इसका 8 - 7 हो जाएगा, नियोन का 8 - 8 हो जाएगा, 0। तो इस तरह से हम जो संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी अगर आवर्ती दर देखें हम, आवर्त में संयोजकता जो होती है वो पहले बढ़ती है फिर घटती है, जो अभी हमने देखा। और जो संयोजकता होगी वो ऑलवेज क्या होगी, एक होल नंबर होगी। इसको दर्शाने के लिए कोई ऐसा कोई सिंबल, कोई चिन्ह इसके लिए नहीं दिया गया है। मतलब इसका कोई भी सिंबल नहीं होता है, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रतीक नहीं है। आगे अगर हम देखें IUPAC नामकरण अगर करते हैं हम, IUPAC नामकरण अगर करेंगे तत्वों का, कौन से तत्वों का IUPAC नामकरण करेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ज़्यादा होगा। क्योंकि ज़्यादातर जो है वो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व, और उनकी गुण भी बहुत ज़्यादा ज्ञात नहीं है, प्रकृति में वो मिलते नहीं हैं। तो इनका नामकरण करने के लिए IUPAC ने एक नियमावली दी थी। किन तत्वों के लिए, जिनके नाम और प्रतीक IUPAC ने अभी तक स्वीकार नहीं किए हैं। Z > 100 वाले सभी तत्वों के नाम तथा प्रतीक IUPAC ने स्वीकार नहीं किए हैं। इस हेतु IUPAC द्वारा सुझाव किया जाता है कि ये जो निम्न नियम हैं उनका पालन किया जाए।
जब हम नाम लिखेंगे तो नाम लिखते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर 0 है तो उसको हम कहेंगे नील, और अगर ये 1 है तो अन, 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ओक्ट, 9 है तो इन। तो ये प्रत्येक शब्द हेतु ये शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, और जब हम नाम लिखेंगे तो अंत में क्या लिख देंगे, ईएम लगा देंगे। जैसे किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या है, 104 है। 1 के लिए क्या हो गया, अन हो गया, ये हमने अन ले लिया। 0 के लिए क्या हो गया, नील हो गया। 4 के लिए क्या हो गया, क्वाड हो गया। और लास्ट में क्या लगा देना, ईएम लगा देना। तो अन नील क्वाडियम नाम हो गया। और सिंबल अगर हम लेना है तो सिंबल के लिए हम पहला एक एक टर्म ले लेंगे, यू एन क्यू। तो यू एन क्यू आ गया उसका सिंबल। 118 परमाणु क्रमांक है तो 1 1 8। तो 1 के लिए अन, 8 के लिए ओक्ट, और लास्ट में ईएम। तो यह क्या आ गया, अन ओक्टियम। सिंबल कैसे जाएगा, तीनों के एक शुरू के शब्द ले लेंगे। अन में शुरू में यू, अन फिर से अन में शुरू में यू, ओक्ट में शुरू में ओ, यू ओ। तो ये आ गया इसका सिंबल आ गया। तो इस तरह से हम नाम और सिंबल लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको दिया हो 114 परमाणु क्रमांक वाला, तो 1 का क्या हो गया, अन, फिर से अन, और ये क्या हो गया, क्वाड, लास्ट में ईएम, और सिंबल जो हो जाएगा यू क्यू हो जाएगा। इस तरह से हम परमाणु का नाम लिख सकते हैं। तो ये हमारा आखिरी टॉपिक था। अच्छे से पढ़िए। अगली क्लास से हमारी जो है ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, तो उसमें हम कंटिन्यू करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जो नया चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 4, रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना, हेंस केमिकल बॉन्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।